संग्री लाओ वार्ता शिखर सम्मेलन जो हुआ उसकी विशेषताएं क्या थी, क्या क्या उसमें हुआ, मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या थे इसके। तो देखिए, पहला था इंडोनेशिया का शांति प्रस्ताव। पहले पॉइंट तो यही है कि इंडोनेशिया का शांति प्रस्ताव, इंडोनेशिया के द्वारा शांति प्रस्ताव, इंडोनेशिया में शांति प्रस्ताव पेश किया गया इंडोनेशिया की रक्षा मंत्री के द्वारा, यानी रक्षा मंत्री ने इंडोनेशिया के थ्रू एक शांति प्रस्ताव सिंगापुर में प्रस्तुत किया, संग्री ला वार्ता शिखर सम्मेलन के में प्रस्तुत किया। अब देखिए, इंडोनेशिया का जो शांति प्रस्ताव था, पहला यह विशेषता शत्रुता, इसका काम क्या, शत्रुता की तत्काल समाप्ति, यानी शत्रुता को, यह शांति प्रस्ताव कह रहा है कि शत्रुता को हमें तत्काल समाप्त करना चाहिए। वर्तमान में रूस और यूक्रेन दोनों में चल रही शत्रुता को रोकने का आह्वान करते हुए, रूस और यूक्रेन दोनों में चल रहे शत्रुता को रोकने का आह्वान करते हुए गंभीर आर्थिक एवं खाद्य आपूर्ति के मुद्दों ने, गंभीर आर्थिक एवं खाद्य आपूर्ति के मुद्दों ने एशियाई देशों को प्रभावित किया। चलिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो इंडोनेशिया का शांति प्रस्ताव था, इसका मेन फैक्ट जो आज सभी देश, अर्थात यहां तक देखें कि जितने भी देश हैं, ये सभी यूरोपीय संघ, सभी ये चाह रहे हैं कि यह जो रूस यूक्रेन या वैश्विक पटल की बात करें, ये चाह रहे हैं कि ये रूस यूक्रेन युद्ध बंद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका इफेक्ट गंभीर आर्थिक एवं खाद्य आपूर्ति के मुद्दों ने एशियाई देशों को प्रभावित किया है। ये सभी एशियाई देशों को प्रभावित कर रहे हैं, एशियाई देशों को प्रभावित किया है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि देखिए, जब युद्ध होता है तो नुकसान तो होता है। आज तक आपने देखा होगा कि किसी भी युद्ध में ऐसा तो हुआ नहीं कि नुकसान ना हुआ हो। आपने एक चीज और देखा होगा कि 1945 में आपने ये देखा था कि देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 18 के बीच हुआ। उस समय जनधन की हानि हुई, और जनधन की हानि के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, जो जनधन की हानि हुई, जन और धन, लोगों की हानि हुई, धन की भी हानि हुई, और वैश्विक पटल पर आर्थिक मुद्दा सामने आ गया, एशियाई देशों को प्रभावित किया। दूसरा जो क्वेश्चन यहां पर आता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखिए 1914 से 18 की फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार आया 1939 से 1945 लगभग चला। तो उस समय आपने देखा कि आज भी उस वर्ल्ड वार का खामियाजा कुछ देश, यूरोपीय संघ के कुछ देश आज भी उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि हिरोशिमा और नागासाकी में उसी समय परमाणु बम परीक्षण किया गया, और आज भी आपको पता होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी में वहां की जो जनरेशन पैदा होती है वो अपंग पैदा होती है, अपाहिज पैदा होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये क्या होता है कि जब कोई वार होता है तो उससे पड़ोसी लोगों को, तो पड़ोसी देशों को, पड़ोसी लोगों को कुछ क्षति तो पहुंचानी होती है मेरे प्यारे दोस्तों, और क्षति तो होती ही होती है। तो इसी तरह इस युद्ध से गंभीर आर्थिक एवं खाद्य आपूर्ति के मुद्दों में एशियाई देशों को प्रभावित किया है, यानी खाद्य आपूर्ति के मुद्दे भी एशियाई देशों को प्रभावित कर रहे हैं, और गंभीर आर्थिक संकट सामने खड़ा हो गया है, महंगाई बढ़ गई है। इन सब चीजों को देखते हुए मेरे प्यारे दोस्तों, इंडोनेशिया ने एक पहल की है और शांति प्रस्ताव पेश किया है। उन्होंने शांति प्रस्ताव का उनका पहला पॉइंट था कि शत्रुता की तत्काल समाप्ति होना चाहिए। दूसरा था वर्तमान स्थितियों में युद्ध विराम। दूसरा पॉइंट क्या था कि वर्तमान जो प्रेजेंट की स्थिति है, इस समय युद्ध को विराम की स्थिति देना चाहिए, युद्ध विराम की स्थिति होना चाहिए। तो इस योजना में वर्तमान मोर्चे पर युद्ध विराम का सुझाव दिया गया है, यानी वर्तमान समय में यह कहा गया कि युद्ध विराम होना चाहिए, युद्ध को समाप्त करना चाहिए, युद्ध अब आपका विराम की स्थिति में होना चाहिए, जिसका उद्देश्य लड़ाई को समाप्त करना और भविष्य में हताहतों की संख्या को कम करना है, भविष्य में जो जनधन की हानि हो रही है इसको कम करना है। यह भी इंडोनेशिया का जो शांति प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य रहा है। वर्तमान स्थितियों में युद्ध विराम दूसरा होगा। तीसरा है विसैन्यीकृत क्षेत्रों की स्थापना।
विसैन्यीकृत क्षेत्रों की स्थापना यानी विसैन्यीकृत क्षेत्रों के निर्माण का प्रस्ताव दिया जो अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना बलों द्वारा गारंटीकृत होंगे। यानी बिना सैनिक बल के आप क्षेत्रों का निर्माण करिए और जिसके रक्षा का कार्यभार संयुक्त राष्ट्र शांति सेना बलों के द्वारा किया जाएगा, गारंटी दी जा रही है इन सब के बारे में। इसके बाद अगला है संयुक्त राष्ट्र संगठित जनमत संग्रह। संयुक्त राष्ट्र संगठित जनमत संग्रह यानी संयुक्त राष्ट्र ने संगठन के आधार पर जनमत संग्रह भी कराने का यह योजना प्रभावित आबादी की आकांक्षाओं को निर्धारित करने हेतु, यानी जो आबादी है वह देखो जो लोग हैं भाई, युद्ध तो दो स्थितियों में हो रहे हैं परंतु जो बेचारे इस युद्ध के हिस्से में भाग नहीं ले रहे हैं, यानी इस युद्ध से उनका कोई मतलब नहीं है, तो वो भी तो परेशान हो रहे हैं, वो भी तो मारे जा रहे हैं। तो जो यहाँ पर यह योजना प्रभावित आबादी की आकांक्षा को प्रभावित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित और निगरानी वाले विवादित क्षेत्रों में एक जनमत संग्रह कराने का सुझाव देती है। यहाँ पर जनमत संग्रह कराने के लिए भी इन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ये इंडोनेशिया के शांति प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं थी। पहला विशेषता शत्रुता की तत्काल समाप्ति होना चाहिए, दूसरी थी वर्तमान स्थितियों में युद्ध विराम होना चाहिए, विसैन्यीकृत क्षेत्रों की स्थापना होना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र संगठित जनमत संग्रह होना चाहिए। इन सब के बारे में ये इंडोनेशिया का शांति प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। इसीलिए संगलीला वार्ता रक्षा शिखर सम्मेलन और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। ये जो संगलीला वार्ता रक्षा शिखर सम्मेलन होता है ये और भी महत्वपूर्ण इन्हीं सब कारणों से बन जाता है। अब देखिए संगरीला डायलॉग है क्या, सांग्रीला डायलॉग एसएलडी क्या है, तो देखिए सिंपल सा, सांग्रीला डायलॉग सिंगापुर में एक स्वतंत्र थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज द्वारा आयोजित एक वार्षिक अंतर सरकारी सुरक्षा सम्मेलन है। बात समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, सांग्रीला डायलॉग एसएलडी क्या है, तो सिंगापुर में एक स्वतंत्र थिंक टैंक है। थिंक टैंक यानी सोचने की, जो लोग विचार विमर्श करने की एक संस्था, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, इसका नाम IISS इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज द्वारा आयोजित, यानी इस संस्था के द्वारा सिंगापुर में यह संस्था है IISS के द्वारा आयोजित एक वार्षिक अंतर सरकारी सुरक्षा सम्मेलन है। यह अंतर सरकारी एक सुरक्षा सम्मेलन है जो यहाँ पर सांग्रीला डायलॉग के आधार पर ये प्रस्तुत किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि देखिए डायलॉग में रक्षा मंत्रियों, मंत्रालयों के स्थायी प्रमुखों और ज्यादातर एशिया प्रशांत राज्यों के सैन्य प्रमुखों के साथ साथ विधायकों, अकादमिक विशेषज्ञों, पत्रकारों एवं व्यापारिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन सब लोगों ने इस सांग्रीला डायलॉग एसएलडी के में ये IISS के द्वारा आयोजित इस वार्षिक अंतर सरकारी सुरक्षा सम्मेलन में भाग लिया। संवाद का नाम सिंगापुर में सांग्रीला होटल के नाम पर रखा गया, यानी यह सिंगापुर के एक होटल में यह संवाद प्रस्तुत हुआ जिस होटल का नाम था सांग्रीला, इसीलिए इसका नाम सांग्रीला डायलॉग नाम दे दिया गया, एसएलडी नाम दे दिया गया। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान रखिएगा, ये किस होटल के नाम पर, सिंगापुर में सांग्रीला होटल के नाम पर इसका नाम रखा गया है, जहां यह वर्ष 2002 से आयोजित किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, यह इस होटल में 2002 से यह IISS द्वारा यह वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। तो कहां पर, सिंगापुर में सांग्रीला डायलॉग होटल नामक होटल में यह IISS के द्वारा यह शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। तो आपसे यहाँ पर कई क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा कि सांग्रीला डायलॉग जो होटल है ये इस पर जो शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है ये कब से हो रहा है, किस संस्था के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। चलिए अगला है, फोरम का उद्देश्य क्षेत्र में रक्षा और सुरक्षा समुदाय में सबसे महत्वपूर्ण नीति निर्माताओं के बीच समुदाय की भावना पैदा करना एवं व्यवहारिक सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। इन सब चीजों के बारे में सांग्रीला डायलॉग का यह महत्वपूर्ण कदम था।